हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जे हर्षे फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हमें देखना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस को हम फिजिक्स में अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, उसमें से जो कुछ एप्लीकेशन है वो आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखेंगे टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। ओके, उसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं हम देखेंगे। देखो इसमें क्या करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हाउ टू फाइंड डायमेंशंस। मतलब लास्ट लेक्चर में जो अलग अलग टाइप के हमने डायमेंशंस निकाले थे, प्रेशर हो, फोर्स हो, वर्क हो, पावर हो, इनके डायमेंशंस हमने निकाले थे। आज हमें देखना है करेक्टनेस। कोई भी फिजिकल इक्वेशन दिया है, समझो फिजिक्स का कोई इक्वेशन दिया है, जैसे काइनेमेटिक्स में, इन काइनेमेटिक्स आपको पता होगा, अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, ऐसा दिया है इक्वेशन, और आपको अगर कहा ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, आप प्रूव करके दिखाओ। ध्यान में रखना, अगर कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा तो वो सही नहीं होता। मतलब कोई भी इक्वेशन तभी करेक्ट इक्वेशन हो सकता है अगर वो डायमेंशनली करेक्ट हो। कंपल्सरी वो डायमेंशनली करेक्ट होना ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ये इक्वेशन दिया है, ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो चेक करना है। ध्यान में रखना, कोई भी अगर ऐसा इक्वेशन दिया है और वो डायमेंशनली करेक्ट अगर है तो इक्वल टू के इस साइड का जितना डायमेंशन होगा उतना ही इस साइड का होगा। और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में जो भी टर्म्स देते हैं उनका भी डायमेंशन कैसा होता है, सेम होता है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। आप मुझे बताइए, अगर कोई भी क्वांटिटी ऐड करना है, फोर्स में अगर ऐड करना है तो फोर्स ही ऐड करना पड़ेगा। जैसे फोर्स हम कैसे ऐड करेंगे, जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर 1 न्यूटन फोर्स है और उसमें कोई और ऐड करना है तो और 5 न्यूटन फोर्स ऐड करेंगे। मतलब फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मैंने कहा 5 न्यूटन फोर्स प्लस 1 सेकंड टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम एडिशन करते हैं तो जिन क्वांटिटी का एडिशन करते हैं वो दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। मतलब वो दोनों क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी उन्हें ऐड कर सकते हैं। इसे कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब फोर्स में फोर्स ही ऐड कर सकते हैं, टाइम में टाइम ही ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ही ऐड कर सकते हैं। मतलब सेम क्वांटिटी को ही ऐड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब इनका डायमेंशन कैसा होगा, सेम होगा। कोई दो टर्म्स या दो टर्म्स अगर हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वो दोनों टर्म्स सेम क्वांटिटी की होती हैं, और जब वो सेम क्वांटिटी की होती है तो उनका डायमेंशन भी कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ पे अगर ut में हाफ ऑफ AT स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, मतलब ut का जितना डायमेंशन है उतना ही डायमेंशन हाफ ऑफ AT स्क्वायर का होना चाहिए। ओके, जितना ut का डायमेंशन है उतना ही हाफ ऑफ AT स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए, तभी हम इन टर्म को एक टर्म में दूसरी टर्म हम ऐड कर सकते हैं। ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल है। ये दोनों क्वांटिटी ut एंड हाफ ऑफ AT स्क्वायर सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होती तो ये इक्वेशन गलत होता है, डायमेंशनली रॉन्ग होता है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे इक्वेशन सही है या गलत है डायमेंशनली। देखो ये काइनेमेटिक्स में ये इक्वेशन है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। अगर ये पता नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आगे चल के हम फाउंडेशन कोर्स में ये देखने वाले हैं। यस होता है डिस्प्लेसमेंट, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, टी होता है टाइम, हाफ तो पता ही है आपको एक नंबर है, ए होता है एक्सेलरेशन, टी होता है टाइम। अब देखो यस का डायमेंशन क्या होगा, आप मुझे बताइए यस का डायमेंशन क्या होगा। यस क्या है बच्चों, यस क्या है, यस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी उसे मीटर में काउंट करेंगे। इसका मतलब अगर उसे मीटर में काउंट करेंगे तो उसका डायमेंशन क्या होता है, L टू द पावर 1। ओके, ut क्या है, ut उसका डायमेंशन निकालना है। देखो u मतलब क्या है, वेलोसिटी, एंड t मतलब टाइम। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब क्या होता है, टाइम। काइनेमेटिक्स में, मोशंस में हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। पता नहीं होगा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता बच्चों।
आपको अभी जो भी मैं इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है ये चेक कर रहा हूँ, कुछ इक्वेशन पता भी नहीं हो सकते आपको तो भी चलेगा, लेकिन हम चेक करेंगे। देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t है टाइम। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी का क्या होता है L1 t माइनस 1, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल इक्वेशन है। t क्या है, टाइम है, तो उसका डायमेंशनल इक्वेशन होता है t1। तो क्या हो जाएगा ये देखो L1 t माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा t0, इसका मतलब क्या हो जाएगा L1, ये हो गया डायमेंशन ऑफ ut। अब देखो डायमेंशन ut, यस का डायमेंशन क्या था L1, ut का डायमेंशन देखो इक्वल टू कर रहे हैं, ध्यान में रखना किसी दो टर्म्स को इक्वल करते हो तो उनके डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। अब ut को मैं इक्वल कर रहा हूँ मतलब यस का जो डायमेंशन है वो ut का होना चाहिए, और देखो यहाँ पे यस का जो L1 आया है ut का भी L1 ही आया है। ओके, अब देखते हैं हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है, लेकिन क्या है बच्चों, हाफ एक नंबर है, ध्यान में रखना। अगर कोई सिर्फ नंबर होगा तो उसका डायमेंशन नहीं होता, मतलब वो डायमेंशन लेस टर्म होती है। यहाँ पे नंबर कैसी होती है, डायमेंशन लेस टर्म होती है। तो हाफ ऑफ 80 स्क्वायर में हम क्या करेंगे, सिर्फ 80 स्क्वायर का ही डायमेंशन निकालेंगे। ओके, 80 स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे। हाफ ऑफ 80 स्क्वायर में सिर्फ 80 स्क्वायर का डायमेंशन निकालेंगे। ये होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन लास्ट लेक्चर में देखा था L1 t माइनस 2 एंड 80 स्क्वायर है। टाइम का स्क्वायर मतलब टाइम का पावर क्या करना पड़ेगा, हमें t2 रखना पड़ेगा। सही है, टाइम के लिए डायमेंशन क्या है t1, क्या t1, अगर टाइम का स्क्वायर होगा तो t2, तो ये क्या हो जाएगा देखो L1 t माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 क्या होता है t टू द पावर 0 होता है, मतलब यहाँ पे L1 हो जाएगा। देखो बच्चों तीनों टर्म्स का यस का जो भी डायमेंशन आ रहा है वही ut का आ रहा है, वही हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का आ रहा है। मतलब इक्वल टू में जो भी टर्म्स है या एडिशन में जो भी टर्म्स है उन तीनों का इक्वल टू में जो टर्म्स होती है यस का जो डायमेंशन है वही ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का होना चाहिए। और देखो ut का जो भी डायमेंशन है वही हाफ ऑफ 80 स्क्वायर का, इन दोनों का भी इक्वल है, इन दोनों का इक्वल है, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, फोर्स में फोर्स ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखो दोनों का भी डायमेंशन कैसा है L1, मतलब दोनों का भी डायमेंशन L1 है, मतलब दोनों क्वांटिटी सेम है, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसा है फिर बच्चों, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, आपको बहुत बार ऐसा कह सकते हैं फाइंड द जैसे फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन दिया है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो आपको बताना पड़ता है। समझ में आ गया। अब अगर आपको बहुत बार ऐसा भी देते हैं जो आपको दिया हुआ इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है ऐसा बताते हैं, और किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं, तो वो आनी चाहिए। इसी हेडिंग के न्यूमेरिकल्स है, वो इसी कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स है। जैसे देखो आपको कहते हैं एग्जाम्पल, इफ ए गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, then find value of अल्फा एंड बीटा, ऐसा कहते हैं। मतलब इक्वेशन देता हूँ आपको, जैसे एफ इज इक्वल टू है अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसा दिया है। ओके, अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कहते हैं। और इसके पहले वाला जो न्यूमेरिकल था इसमें उसमें मैंने क्या कहा था आपको, फाइंड द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा है। इस न्यूमेरिकल में कहा कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ही। अब आपको क्या करना है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू बताना है बस। मतलब फाइंड द वैल्यू की जगह पे बहुत बार वैल्यू यानी आपको यहाँ पे कहना चाहिए फाइंड डायमेंशन।
फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, ऐसा कहना चाहिए। ओके, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपको अल्फा एंड बीटा का डायमेंशंस बताना है, अल्फा एंड बीटा के। अब क्या करना पड़ेगा, देखो F क्या है, फोर्स है, T क्या है, टाइम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 T-2, ये फोर्स का डायमेंशन होना है। ओके, अगर फोर्स के साथ में इसे इक्वेट करते हो अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर को, तो ध्यान में रखना इन दोनों को एक दूसरे में ऐड करते हो, मतलब अल्फा टी का जो भी डायमेंशन होगा वही क्या है, बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन है। और इन दोनों को ऐड करते हो, देखो जस्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन होता है कि नहीं, मतलब 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन, या ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, ऐसा लिखते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे तीनों का भी देखो यूनिट कैसा है, सेम है, और जिन क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है ध्यान में रखना उसका डायमेंशन भी सेम ही होता है। यहाँ पे 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, इन तीनों का यूनिट सेम है, 1 न्यूटन में 1 न्यूटन ऐड करेंगे तो 2 न्यूटन आता है, तीनों का यूनिट सेम है, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इन दोनों का यूनिट देखो 1 न्यूटन सेम होना चाहिए, एंड वही किसका होना चाहिए, इसका। मतलब फोर्स का जो भी डायमेंशन है वही डायमेंशन किसका होना चाहिए, देखो फोर्स के साथ में इसे इक्वल टू कर रहे हैं इन दोनों को, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं एक दूसरे में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, हम तभी दो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं अगर वो सेम हो, और दो क्वांटिटी अगर सेम होगे तो उनका डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दो क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं मतलब दोनों का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब अल्फा टी एंड बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए, और दोनों को ऐड करने के बाद में जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका डायमेंशन दोनों के बराबर होना चाहिए। मतलब दोनों को ऐड करने के बाद में एफ आ रहा है तो एफ का डायमेंशन अल्फा टी के बराबर होना चाहिए, एफ का डायमेंशन बीटा टी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अल्फा इंटू टी डायमेंशनली इक्वल कर सकते हैं, अल्फा इंटू टी का डायमेंशनली इक्वल क्या करेंगे, एफ। एफ मतलब क्या है, एफ का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2। अल्फा टी का डायमेंशन वही होगा जो एफ का डायमेंशन होगा, अल्फा टी का डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होगा। इसका मतलब देखो टी को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू m1 L1 T-2 डिवाइड बाय टी, अगर उस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड बाय T1 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 L1 टी अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-3। ओके, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। अब आपको डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा निकालने के लिए कहा है, तो कैसे निकालेंगे, बीटा टी स्क्वायर का जो भी डायमेंशन होगा वही अल्फा टी का होता है, ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि दोनों को ऐड किया है और बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन है वही अल्फा टी का है, और दोनों के एडिशन करने के बाद में जो रिजल्टेंट एफ है उसका भी डायमेंशन इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एफ के डायमेंशन के साथ में बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशन एफ के डायमेंशन के बराबर है, मतलब डायमेंशन एफ का क्या है, m1 L1 T-2 है। शिफ्ट करेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, m1 L1 T-2 टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर मतलब उसका डायमेंशन क्या होगा, T+2। टी मतलब टाइम है, यहाँ पे ध्यान में रखना, इस पूरे इक्वेशन में टी मतलब टाइम है और एफ मतलब फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, ये m1 L1 T-2 ये ऊपर जाएगा तो -2 क्या हो जाएगा, -4। ओके, तो अल्फा एंड बीटा की ये डायमेंशन है, ये बीटा का डायमेंशन है, ओके, एंड ये अल्फा का डायमेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अगर करेक्टनेस फाइंड करने के लिए कहा, डायमेंशन गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए कहा, तो इसके पहले वाला न्यूमेरिकल हमने देखा। और अगर कहा आप ये गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, आप अल्फा एंड बीटा की डायमेंशनल फार्मूला जो है वो देने के लिए कहा, तो हम इस मेथड से काउंट करते हैं, उसे कैलकुलेट करते हैं। अभी देखना है नेक्स्ट एप्लीकेशन, कन्वर्शन ऑफ यूनिट। अगर आपको एक सिस्टम में
यूनिट दिया है और दूसरे सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना है। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम। ये तो आप ओरली आपको पता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर, ये भी पता है आपको। या 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अगर आपको एक सिस्टम में यूनिट दिया है किसी क्वांटिटी का और दूसरे सिस्टम में उसके इक्वल टू कितना यूनिट होगा, अगर वो निकालना है, मतलब अगर 1 किलोग्राम ये एसआई सिस्टम में है तो सीजीएस में कितना है इसके बराबर, 1000 ग्राम। अगर 1 मीटर है एसआई सिस्टम में तो इसके बराबर सीजीएस में क्या है, 100 सेंटीमीटर है। ये तो पता है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम में न्यूटन है 1 न्यूटन, तो सीजीएस सिस्टम में क्या है, डाइन। लेकिन क्या है, इसके इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू या 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, पता नहीं है एक्स डाइन। या आपको और एक पता होना चाहिए, एसआई सिस्टम में एनर्जी के लिए जूल यूज करते हैं। एसआई सिस्टम के लिए, एसआई सिस्टम में एनर्जी के लिए यूनिट यूज करते हैं जूल। सीजीएस सिस्टम में उसका यूनिट क्या है, अर्ग है। लेकिन अगर 1 जूल और अर्ग को इक्वल करना है तो यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 100 आया है, यहाँ पे 1000 आया है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए वो पता नहीं है। उसे y कहेंगे, x कहेंगे, जो भी कह सकते हो, x भी कह सकते हो, y भी कह सकते हो, अननोन कोई भी वेरिएबल वहाँ पे रख सकते हो। तो ये जो कन्वर्शन फैक्टर है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो उस यूनिट को इक्वल करना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। तो ये निकालने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं देखते हैं। ओके, पहले आपको हम सॉल्व करेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन लेके हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन कितना डाइन होता है वो निकालेंगे। ओके, तो उसे निकालने के लिए हमें डायमेंशंस का यूज करना पड़ता है। कैसे यूज करना पड़ता है देखते हैं। ओके, आप सबको पता है, मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही कहा है, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम n इंटू यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, n इंटू यू। और ध्यान में रखना n इंटू यू, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, ये भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, किसी मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो वो यूनिट स्मॉल होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम एंड 1000 ग्राम, दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो आप मुझे बताओ ये 1 एंड 1000 दोनों में कौन बड़ा है, 1 एंड 1000। आप यूनिट को मत देखो, सिर्फ नंबर को देखो, 1 बड़ा है या 1000 बड़ा है, 1000 बड़ा है, 1000 बड़ा है। अब आप यूनिट को बताओ, ग्राम बड़ा है या किलोग्राम बड़ा है, किलोग्राम बड़ा है, क्योंकि ग्राम स्मॉल है इसीलिए उसके साथ का मैग्नीट्यूड कैसा है, बड़ा है। मतलब जो भी यूनिट स्मॉल होगा उसके मल्टीपल का मैग्नीट्यूड, अगर यूनिट स्मॉल होगा तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, बड़ा होगा। और अगर यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड कैसा होगा, स्मॉल होगा। सही है कि नहीं। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू का मतलब समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यूनिट बड़ा होगा तो मैग्नीट्यूड स्मॉल होना चाहिए। मतलब देखो, ओके, n1 u1 इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का हटा दिया तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ओके, इंटू 1 बाई यू, यू को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब देखो n इंटू यू इज इक्वल टू कांस्टेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। मतलब जिस वक्त मैग्नीट्यूड n1 होगा उस वक्त यूनिट u1 है, जिस वक्त मैग्नीट्यूड n2 है उस वक्त यूनिट है u2। लेकिन n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन वो मैं नहीं लिखूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब देखो इसी प्रिंसिपल को हम यूज करते हैं और हम क्या करते हैं, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इससे ही देखो, मतलब कन्वर्शन ऑफ यूनिट, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे यूज करते हैं देखो,
देखो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, इस फॉर्मूला में u1 एंड u2 यूनिट्स है, लेकिन हम डायमेंशंस रखेंगे। जैसे देखो फॉर फोर्स, आप मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ये निकालना है, सही है कि नहीं। देखो फॉर फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या है बच्चों, फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2, सही है, ये फोर्स का डायमेंशन है। और आपको फोर्स का ही न्यूटन जो यूनिट है वो फोर्स का ही है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो हमने क्या कहा है, यक्स डाइन है। तो आपको क्या निकालना है, देखो 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन पता नहीं है, तो मैंने यक्स रखा, यक्स डाइन ऐसा रख सकते हैं। अब यक्स की वैल्यू निकालना है, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन, न्यूटन यूनिट है, यक्स मैग्नीट्यूड है, डाइन क्या है, यूनिट है, वही फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। देखो n1 की जगह पे 1 है, u1 की जगह पे न्यूटन है, n2 की जगह पे यक्स है मैग्नीट्यूड, एंड u2 की जगह पे क्या है, डाइन है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यूनिट की जगह पे, देखो फोर्स का डायमेंशन है, यूनिट की जगह पे हम डायमेंशन रखेंगे, मतलब न्यूटन की जगह पे हम डायमेंशन फोर्स का रखेंगे। क्या है डायमेंशन, m1 L1 T-2, ये फोर्स का क्या है, डायमेंशन है। यहाँ पे देखो यक्स डाइन, इसका डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2। कुछ लोग कहेंगे सर दोनों का डायमेंशन सेम, आप मुझे बताइए, न्यूटन भी फोर्स का यूनिट है, डाइन भी फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशन तो सेम ही रहेगा ना। क्वांटिटी बदले तो क्या होता है, मतलब सिस्टम बदले तो क्या होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें ध्यान में आना चाहिए, SI सिस्टम का है, ये CGS सिस्टम का, तो 1 1 1 इसे लगाएंगे ध्यान में रखने के लिए, इसे 2 2 2 ऐसा लगाएंगे। ये कौन से सिस्टम का है, SI सिस्टम का है 1 1 1 वाला, एंड ये 2 2 2 वाला कौन से सिस्टम का है, CGS सिस्टम का है। अब देखो यक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करो, m1 L1 T-2 1 1 1 डिवाइड बाय m1 L1 T-2 2 2 2। देखो बच्चों आपको क्या निकालना है, यक्स निकालना है, तो इधर इसे इधर शिफ्ट किया, हमें यक्स निकालना है, इज इक्वल टू यक्स, देयरफॉर यक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि यक्स से कैसा चलेगा, यक्स क्या नंबर है वो निकालना पड़ेगा ना हमें। तो यक्स इज इक्वल टू क्या है, यक्स इज इक्वल टू, शिफ्ट करते हैं, इसे इस साइड लेते हैं और इसे उस साइड शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट m1 1 L1 T-2 1 1 1 m1 L1 T-2 1 1 सॉरी 2 2 2 2 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसे सेपरेट करते हैं, देयरफॉर यक्स इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो m1 1 मास वाले सेपरेट करते हैं, लेंथ वाले सेपरेट करते हैं, L1 1 L1 2 T-2 1 T-2 2 ऐसे नाम सेपरेट किया है बच्चों। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है बच्चों, समझा होगा सबको ये। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ जो m1 है आपको पता है, ये जो 1 1 1 ये कौन से सिस्टम के है, देखो ये सिस्टम है SI सिस्टम, और ये कौन सी है, CGS 2 2 वाले CGS सिस्टम के है। ध्यान में रखना, आपको इतना ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। देखो x इज इक्वल टू m1, आपको हमने क्या किया था शुरुआत में, ये फार्मूला जो मेन फार्मूला बना था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये जो फार्मूला कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, उसमें हमने यूनिट की जगह पे डायमेंशन रिप्लेस किया था शुरुआत में, और यहाँ तक हमने लाया। मतलब हमने शुरुआत में क्या किया था, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, लेकिन बाद में क्या किया, मैंने डायरेक्ट यूनिट की जगह पे डायमेंशन रिप्लेस किया था। लेकिन हम वापस क्या करेंगे, जिस जगह पे डायमेंशन है वहाँ पे वापस हम क्या करेंगे, यूनिट रख देंगे वापस, क्योंकि यूनिट की जगह पे डायमेंशन रखा था,
n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 यूनिट की जगह पे डायमेंशन रखा था, वापस हम क्या करेंगे, डायमेंशन की जगह पे यूनिट रखेंगे, मतलब m1 की जगह पे उसका यूनिट रखेंगे, ये यूनिट 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 यूनिट। ओके, देखते हैं। देखो m11, आप मुझे बताइए m1 कौन सी सिस्टम में, SI में है। SI में मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। उसका पावर कितना है, देखो m1 मास इन SI सिस्टम, m1 मतलब मास इन SI सिस्टम और उसका पावर 1 किलोग्राम यूनिट रखा। m2 इज मास इन CGS सिस्टम, उसका पावर 1 है। m2 इज मास इन CGS सिस्टम, CGS सिस्टम में ग्राम होता है, उसका पावर क्या है, 1 है। उसके बाद में L1, देखो L1 इज लेंथ इन L1, 1 मतलब फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम यहाँ पे कौन सी यूज किए, देखो फर्स्ट सिस्टम ऐसा है। L1 मतलब लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम मतलब SI सिस्टम, उसका पावर 1, फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम है, मीटर का पावर 1। उसके बाद में L2 क्या है रे, L2 है सेंटीमीटर। देखो L2 मतलब लेंथ इन सेकंड सिस्टम, सेकंड मतलब CGS, और उसका पावर है सेंटीमीटर टू द पावर 1। उसके बाद में T1 टू द पावर -2 एंड T टू द पावर -2। देखो अब टाइम T1 मतलब टाइम इन SI सिस्टम, SI सिस्टम में क्या टाइम का यूनिट है, सेकंड, सेकंड का पावर -2। T2 मतलब टाइम इन सेकंड सिस्टम, टाइम सेकंड सिस्टम में टाइम का यूनिट मतलब CGS में भी सेकंड ही है, आपको पता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एंड SI सिस्टम में मीटर यूज करते थे लेंथ के लिए, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड। तो दोनों सिस्टम में टाइम के लिए सेकंड ही है, तो ये कैंसिल हो गया। अब किलोग्राम की जगह पे क्या रखना पड़ेगा बच्चों, ग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये कैंसिलेशन हो सकता है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। मीटर की जगह पे क्या रख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की जगह पे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो क्या बन जाएगा ये 1000 इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा 3020, क्या हो जाएगा 50, ये है x। ओके, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5। अब इससे एक बात समझना पड़ेगा आपको, x की वैल्यू 10 टू द पावर 5 है, लेकिन आपको पता है इक्वेशन क्या था मेन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन, मतलब क्या करेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू x डाइन की जगह पे, x की जगह पे क्या रखेंगे 10 टू द पावर 5 डाइन। इस तरह से आप न्यूटन ये SI सिस्टम का यूनिट था फोर्स का, एंड डाइन ये कौन से सिस्टम का, CGS का। इन दोनों का रिलेशन हमने निकाला न्यूटन एंड डाइन का। समझ में आ गया, इसमें किसी को कुछ डाउट है? ओके, अभी देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। थर्ड एप्लीकेशन में हमें देखना है डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। जब एक फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के साथ में रिलेटेड होगी तो उनका रिलेशन कैसा होगा। जैसे आपको अगर ऐसा दिया है, समझो कुछ क्वांटिटी दिया है, जैसे टाइम पीरियड है, समझो ये अगर टाइम पीरियड अगर मास के साथ में प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम पीरियड अगर लेंथ के साथ में ऐसा कुछ दिया है, तो यहाँ पे पावर्स क्या होगी ऐसा फाइंड करना पड़ता है। अब बच्चे कन्फ्यूज हुए हो गया, सडनली ये कैसे आ गया, ये कहाँ से आ गया, उसका टेंशन मत लो, वो हम अभी देखेंगे। ओके, चलो ये एक इक्वेशन है बच्चों टाइम पीरियड का। पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम जब भी डिस्कवरी होती है बच्चों, तो डिस्कवरी में पहले थियरी की डिस्कवरी होती है, कंसेप्ट समझते हैं और वहाँ से कंसेप्ट से इक्वेशन बनते हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन जब कंसेप्ट से इक्वेशन बनाए जाते हैं तब वो इक्वेशन बनाने के लिए हम डायमेंशन का रेफरेंस लेते हैं, वो इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए, प्रॉपर इक्वेशन बनने के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं। ओके, डायमेंशनल एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन कैसे है वो देखने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास पेंडुलम अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये मोबाइल का चार्जर यूज कर रहा हूँ एज अ पेंडुलम। ओके, और पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है उसका इक्वेशन हमें देखना है, और वो टाइम पीरियड का इक्वेशन कौन कौन से क्वांटिटी के साथ में रिलेट हो सकता है, कौन कौन से क्वांटिटी के साथ में उसका रिलेशन हो सकता है, उसे हम प्रेडिक्ट करेंगे और उनका पावर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब देखो
पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पेंडुलम होता है उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। पेंडुलम जो होता है, देखो यही हम जो कंसेप्ट हैं टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए, पेंडुलम का पहले टाइम पीरियड क्या होता है देखो वो समझना जरूर है। ये है पेंडुलम, समझो ये बॉब है और ये सिंपल पेंडुलम है। और सिंपल पेंडुलम क्या करता है देखो, यहाँ से ऐसे ऑसिलेशन करता है, यहाँ से मीन पोजीशन से ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट साइड जितना जाता है, राइट साइड इतना गया तो इसे एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। इस पोजीशन को इसे कहेंगे लेफ्ट एक्सट्रीम। ओके, ये राइट एक्सट्रीम है और ये है लेफ्ट एक्सट्रीम। ध्यान में रखना ये मीन पोजीशन है। यहाँ से शुरू होने के बाद में राइट एक्सट्रीम जाके पहले मीन पे आएगा, फिर मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम जाएगा, मतलब मीन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर एक्सट्रीम जाएगा, फिर मीन आएगा। ध्यान में रखना, इसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। ये जो इस तरह की मोशन है इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यह हम आगे जाके देखने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन स्टडी करना है। तो थोड़ा सा सामने का एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि आपको ये डायमेंशंस कैसे यूज होते हैं वो हमें देखना है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाएगा, एक्सट्रीम से मीन आएगा, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम जाएगा और फिर मीन आएगा, इसे वन ऑसिलेशन कहते हैं। देखो यहाँ से फिर वापस, फिर लेफ्ट, फिर मीन, दिस इज अ वन ऑसिलेशन। और इस मोशन के लिए जो टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। चलो तो देखते हैं यहाँ पे पेंडुलम, चार्जर को पेंडुलम की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, और समझते हैं। देखो ये पेंडुलम है समझो, और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। और जब ये पेंडुलम ऑसिलेटरी मोशन करता है बच्चों, तो इसे इसका टाइम पीरियड किसके साथ में रिलेटेड हो सकता है। जब भी ये कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उसे समझते हैं, तो पहले प्रेडिक्ट करते हैं। उनको लग रहा था कि ये जो स्ट्रिंग है और ये बॉब है समझो पेंडुलम का, तो उनको लगा कि टाइम पीरियड का मास के साथ में कुछ रिलेशन हो सकता है, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्शन, फर्स्ट प्रेडिक्शन किया, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज, टाइम पीरियड मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया, यहाँ से दोनों एक्सट्रीम जाके वापस मीन आने के लिए जितना टाइम लगेगा उसे कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ SHM और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और उनको लगा टाइम पीरियड मास के साथ में प्रोपोर्शनल होगा, तो मास का पावर मैंने x लिया है, मतलब मास के स्क्वायर के साथ में प्रोपोर्शनल हो सकता है या मास का क्यूब हो सकता है, जो भी हो मास का पावर, वो हमें पता नहीं है, वो हम डायमेंशन से फाइंड करेंगे। इसलिए टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x। उसके बाद में उनको ये लगा था, अगर समझो पेंडुलम अगर ऐसा जा रहा है, समझो यहाँ पे क्या है, उसे ग्रेविटी खींच रहा है नीचे, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है ना, इसलिए थोड़ा फास्ट आ रहा है। अगर यही पेंडुलम अगर मैं मून के ऊपर लेके जाऊंगा तो थोड़ा सा ऐसा स्लो आएगा। मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के ऊपर ज़्यादा, इसलिए फास्ट आता है नीचे और कम टाइम में ऑसिलेशन हो जाता है। एंड मून पे वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसा है, मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, इसलिए मून पे ऐसा स्लो आता है। इसलिए मून पे इस पेंडुलम को वन ऑसिलेशन करने के लिए टाइम कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसका मतलब हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि टाइम पीरियड का कुछ ना कुछ रिलेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में भी है। पता नहीं वो डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, हम देखेंगे। अब इसे x पहले से एक को कहा है तो अब इसे कहेंगे y। ओके, अब इसे कहेंगे y, z टू द पावर y। ओके, उसके बाद में क्या लग रहा है, देखो देखो पेंडुलम है बच्चों, इस पेंडुलम की अगर लेंथ मैंने कम की, देखो कम लेंथ की, इसकी लेंथ अगर कम की तो देखो फास्ट ऑसिलेट, कम टाइम में ऑसिलेशन उसका कंप्लीट हो रहा है।
अगर लेंथ कम की तो, अगर लेंथ बढ़ाई तो देखो, लेंथ बढ़ाई तो उसको ऑसिलेशन करने के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। देखो लेंथ बढ़ाई तो ऑसिलेशन के लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेंथ कम की तो जल्दी जल्दी हो रहा है। लेंथ अगर कम की तो ऑसिलेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड, देखो ऑसिलेशन होने का टाइम पीरियड लेंथ के साथ में भी प्रोपोर्शनल है पेंडुलम के। इसीलिए वो प्रोपोर्शनल कैसा है, डायरेक्टली है, इनवर्सली है, पावर क्या है पता नहीं है, इसलिए मैंने लेंथ का पावर जेड कहा है, ऐसा हमने लिया है। अब हमें क्या करना है, टाइम पीरियड का इक्वेशन बनाना है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। साइंटिस्ट लोग पहले क्या करते हैं, पहले थ्योरी देते हैं किसी भी कंसेप्ट के ऊपर, बाद में जब भी उनको इक्वेशन देना है तो प्रेडिक्शन करते हैं कि ये जो मतलब जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड पेंडुलम का है वो कौन कौन से क्वांटिटी के साथ में प्रोपोर्शनल होगा, उसका प्रेडिक्शन किया और उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन है। अब ये इन तीनों का मिला के मिक्स करके एक इक्वेशन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू, देखो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट के लिया और सभी क्वांटिटी को हम लेंगे साथ में, m टू द पावर x, z टू द पावर y एंड l टू द पावर z, ऐसा लिया है। ओके अब ये कांस्टेंट k है, इसको डायमेंशन नहीं है, ध्यान में रखना, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ओके तो हमें क्या करना है, अब ऐसा इक्वेशन बनाया है हमने, लेकिन ये इक्वेशन में एक्स वाई जेड है, जब तक एक्स वाई जेड नहीं जाएंगे तब तक ये इक्वेशन प्रॉपर नहीं है। एक्स वाई जेड को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन का, अब इसके आगे डायमेंशन का एप्लीकेशन शुरू होता है इस एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालने के लिए। ओके देखो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइम पीरियड का डायमेंशन रखेंगे m0 l0 t1 के डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं रखेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था डायमेंशनलेस। मास टू द पावर x है, ये मास है, मास का डायमेंशन क्या है, m1 है, उसका पावर x है, मास का डायमेंशन। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों चाहे कोई भी एक्सेलरेशन क्यों ना हो उसका डायमेंशन सेम ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वही डायमेंशन रहेगा जो एक्सेलरेशन का होता है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, L1t-2, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन रहेगा, इसका पावर y। लेंथ मतलब क्या है, L1 और उसका पावर z रख देंगे। अब क्या करना पड़ेगा, देखो mx l y से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे l टू द पावर 1 इंटू y, t माइनस 2 इंटू y, t माइनस 2y, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये l z। ओके अब देखो m टू द पावर x, l y एंड z क्या हो जाएगा, l y प्लस z, ऐसा हो जाएगा। t क्या है, देखो t क्या है, -2 इंटू वाई, एंड ये है m0 l0 t1। देखो मैंने क्या किया है, देखो t का डायमेंशन रखा m g एंड l के डायमेंशंस रखे, x से अंदर मल्टीप्लाई किया और पूरे मास के जो पावर्स थे उनको ऐड किया, मास का अकेला x, m टू द पावर x, l का y था, l का z था, बेस सेम है तो पावर्स की एडिशन की, l टू द पावर y प्लस z, t टू द पावर -2y एज इट इज। अब देखो ये इक्वेशन है, यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ l है, यहाँ पे भी है, t है। अब हम m का पावर m के पावर के साथ में इक्वेट करते हैं, l का पावर l के पावर के साथ में इक्वेट करते हैं एंड t का पावर t के पावर के साथ में इक्वेट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो m टू द पावर 0, मतलब देखो ये दोनों इक्वेट किया, मतलब 0 इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, देयरफॉर x इक्वल टू 0, एक कंक्लूजन निकाला। उसके बाद में देखो l का पावर l के पावर के साथ में इक्वेट करना है, 0 इज इक्वल टू y प्लस जेड, देयरफॉर y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया फिर 0। ओके उसके बाद में देखो t का पावर t के पावर के साथ में इक्वेट करना है, 1 इज इक्वल टू -2y, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1/2 है।
अब y की वैल्यू है, x की वैल्यू मिल गई, मुझे z की वैल्यू निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में रख दो बच्चों, पुट इन इक्वेशन। देखो कौन सा इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, y प्लस जेड इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में रखना है। y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 में y की वैल्यू -1/2 रखो, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आई थी, -1/2 प्लस जेड इक्वल टू 0, देयरफॉर z इज इक्वल टू कितना हो गया, +1/2। तीनों की वैल्यू एक बार आपको बताता हूँ, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू क्या आया, -1/2 एंड z इज इक्वल टू आया है +1/2। यह आया है बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू। समझ में आ गया कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है मैंने। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन था ना, t इक्वल टू, इसमें रखेंगे, क्या आता है देखते हैं। ओके, इसमें रखो क्या आता है देखते हैं। यम यक्स जी वाई एंड यल जेड ऐसा था ना। देखो इक्वेशन क्या था, यम यक्स, देखो वी हैव t इक्वल टू m to the x power x, z to the power y and l to the power z। ओके, हमने क्या किया है, x की वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू निकाली है, z की वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, क्या होता है देखते हैं। m to the power 0, z to the power -1/2 एंड l to the power z यानी क्या होता है 1/2। ओके, t इक्वल टू, देखो -1/2 को l to the power 1/2, m to the power 0 मतलब 1 है, उसे निकाल दिया, z to the power -1/2 है, नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1/2। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, l to the power 1/2, 1/2 मतलब स्क्वायर रूट में है। ओके, l एंड ये स्क्वायर रूट में क्या है, g है, दोनों का स्क्वायर रूट अब 1 करते हैं। बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट था k, हम कंटिन्यू करते हैं, उसे भी एक कांस्टेंट था यहाँ पे। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो, t इज इक्वल टू k कांस्टेंट एज इट इज, ये दोनों का स्क्वायर रूट 1 करते हैं, l/c। बच्चों इस k की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद में k की वैल्यू आती है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, टाइम पीरियड का लेंथ के साथ में कैसा रिलेशन है, देखो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो किस तरह से पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, मतलब पेंडुलम को एक ऑसिलेशन करने के लिए, पेंडुलम की एक कंप्लीट मोशन होने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, पेंडुलम के एक मोशन को कंप्लीट होने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, वो टाइम होता है टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ किया है। किस तरह से टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ में रिलेटेड है, किस तरह से टाइम पीरियड लेंथ के साथ में रिलेटेड है। देखो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब जो फार्मूला यहाँ पे हमें मिला है, ये किसके वजह से मिल गया, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आ गया बच्चों। ओके।